गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपना नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ पी वेव्स एट लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। अब इंटरफेस कैसा है? लिक्विड है। ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे, जब हम सॉलिड सॉलिड इंटरफेस की बात कर रहे थे तो दो मीडियम ले रहे थे, M1 एंड M2 ले रहे थे। सॉलिड सॉलिड थे। अगर पी वेव इंसिडेंट कर रही थी तो रिफ्लेक्टेड पी वेव भी मिल रही थी, रिफ्लेक्टेड एस वी वेव भी मिल रही थी। और दूसरे मीडियम में हमें रिफ्रैक्टेड पी वेव भी मिल रही थी और रिफ्रैक्टेड एस वी वेव भी मिल रही थी। लेकिन अब इंटरफेस क्या है? लिक्विड लिक्विड, यानी कि मीडियम तो दो होंगे। लिक्विड में क्या होता है? रिजिडिटी नहीं होती। इसमें चेंजेस क्या होते हैं? इसमें चेंज ये होता है कि अगर पी वेव इंसिडेंट कर रही है तो पी वेव ही रिफ्लेक्ट करेगी और पी वेव ही रिफ्रैक्ट करेगी। अगर हम लिक्विड लिक्विड इंटरफेस में पी वेव की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अगर पी वेव इंसिडेंट हो रही है तो पी वेव ही रिफ्लेक्ट करेगी, पी वेव ही रिफ्रैक्ट करेगी। तो चलिए करते हैं। कंसीडर टू लिक्विड half spaces M1 and M2 separating at the interface Z is equal to 0। दोनों कहाँ पे हैं कांटेक्ट में? Z is equal to 0 पे है कांटेक्ट में। लैम्डा 1 रो 1 अल्फा 1, लैम्डा 2 रो 2 अल्फा 2 क्या ले लिए? लेम्स कांस्टेंट ले लिए और डेंसिटी ले ली। ठीक है। और अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है? पी वेव वेलोसिटी इन मीडियम M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। इतना हो गया। उसके बाद क्या है? लेट अस कंसीडर एन इंसिडेंट पी वेव इन द मीडियम M1 मेकिंग एन एंगल E विद द बाउंड्री। वही कंसीडर किया, पी वेव जो है बाउंड्री के साथ इंसिडेंट करिए तो वो एंगल कितना बना रही है? यहाँ पे E1 बना रही है, एंगल E1 बना रही है। ठीक है। एज रिजिडिटी इन अ लिक्विड मीडियम इज ज़ीरो। लिक्विड मीडियम है, रिजिडिटी नल होती है तो ज़ीरो होती है। दैट इज म्यू जे इज इक्वल टू ज़ीरो। म्यू जे ज़ीरो ले लिए। लैम्डा म्यू क्या लिए थे? लेम्स कांस्टेंट लिए थे ना, तो रिजिडिटी के लिए म्यू डिफाइन किया हुआ है, तो म्यू जे ज़ीरो है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा जे ज़ीरो हो जाएगा। बीटा जे ज़ीरो होने का मतलब क्या? विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ एस वी वेव। जब वेलोसिटी ही नहीं एग्जिस्ट करी तो एस वी वेव कहाँ से एग्जिस्ट करेगी? इसीलिए पी वेव ही इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है। इट मीन्स नो शेयर वेव कैन प्रोपिगेट इन अ लिक्विड मीडियम। शेयर वेव मतलब एस वी वेव की बात कर रहा है वो। So there will be one reflected and one refracted P wave। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस फॉर्म का होगा? यू जे ज़ीरो डब्ल्यू जे फॉर्म का होगा। यू जे क्या हो जाएगा? कर्ली फाइव जे अपॉन कर्ली एक्स। डब्ल्यू जे क्या हो जाएगा? कर्ली फाइव जे अपॉन कर्ली जेड। यही हो जाएगा, क्योंकि साई के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। साई एस वी वेव डिनोट करता है। जब एस वी वेव नहीं है तो मैं साई का डेरिवेटिव क्यों लूँ? फाइव जे सेटिस्फाइज द वेव इक्वेशन दिस एंड अल्फा जे क्या है? लैम्डा जे अपॉन रो जे। ठीक है। वी कंसीडर द मोशन टू बी टाइम हार्मोनिक। वही जो हम अभी तक करते हैं आर्टिकल में। मोशन को क्या लिया है हमने? टाइम हार्मोनिक लिया है। फाइव जे एक्स जेड टी क्या हो गया? एफ जे जेड ई की पावर आयोटा एक्स टी, आयोटा के सी टी माइनस एक्स। ये फाइव जे डिफाइन कर दिए, इसके हिसाब से हमने डेरिवेटिव्स निकाले, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए। ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव्स निकाले, ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। अब देखो, मीडियम M1 की बात करूँ तो वहाँ पे इंसिडेंट पी वेव भी है और रिफ्लेक्टेड पी वेव भी है। तो जो φ1 होगा वो A1 और B1 की फॉर्म में होगा, क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। फर्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसिडेंट पी वेव एंड सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टेड पी वेव। A1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट पी वेव और B1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड पी वेव। इन मीडियम M2 क्या है? सिर्फ वहाँ पे तो सिर्फ रिफ्रैक्टेड पी वेव है, और रिफ्रैक्टेड पी वेव का एम्पलीट्यूड A2 लेके चल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है। ये सब पीछे से आया हुआ, हम कर करके आए ना सेम आर्टिकल्स में। बस ये मेन ध्यान रख लो, A1 B1 क्या है, A2 क्या है, C1 D1 क्या है और C2 क्या है। ठीक है। स्नेल्स लॉ से cos E1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू cos E2 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन C है। इससे क्या होगा? ये जो अंडर रूट वाली टर्म्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? tan E1 tan E2 में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास? बाउंड्री कंडीशंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब हम दो मीडियम में काम करते हैं तो हम लोगों के पास 4 बाउंड्री कंडीशंस आती हैं। वो किस केस में आती हैं? जब मीडियम कैसे होते हैं? दोनों सॉलिड सॉलिड होते हैं। अब मीडियम कैसा है? लिक्विड है। तो इस लिक्विड में क्या होगा? एक तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगी और
कॉन्टीन्यूटी और क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा। सिर्फ ये दो चीज़ें, ये कंडीशंस ध्यान रखनी है आपने, यानी कि W1 इज इक्वल टू W2 वैल्यू रखोगे, φ1 φ2 दोनों हैं आपके पास, ठीक है। पहले फर्स्ट कंडीशन देख लो, φ1 φ2 दोनों है, उसके हिसाब से आपने डेरिवेटिव्स निकाले, z को 0 पुट किया, इक्वेशन नंबर 6 आ गई आपके पास। सेकंड कंडीशन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस की, टॉ ZZ1 इज इक्वल टू टॉ ZZ2, ये 1 और 2 क्या शो करते हैं, इन मीडियम M1 एंड मीडियम M2, वहाँ से ये आ गया, क्योंकि म्यू 0 है, बाकी टर्म्स तो 0 हो ही जाएंगी। इसके हिसाब से आपने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन निकाल ली, मतलब इक्वेशन 6 और 7 आपके पास आ चुकी है, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास सॉल्व करके A2/A1 की वैल्यू निकाल सकते हो, आप बिल्कुल निकाल सकते हो। A2/A1 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके B1/A1 की वैल्यू निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 और 7 किस में है, B1/A1 में और A2/A1 में। तो आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, A2/A1 निकाला और B1/A1 निकाला, ये सारा कैलकुलेशन वर्क है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट इसके आते हैं स्पेशल केसेस फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स। नॉर्मल इंसिडेंट्स का मतलब क्या है, जो पी वेव इंसिडेंट करी है वो कितने एंगल पे कर रही है, π/2 से। अगर E1 क्या है, π/2। अब देखो cos E1/α1 cos E2/α2 होता क्या है, 1/c। अगर E1 π/2 है तो C क्या हो जाएगा, α1 secant E1, पहले तो ये ना, अब E1 को π/2 पुट किया तो C अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे, तो tan E2/tan E1 इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है ना, C कॉमन ले लिया आपने, ऊपर और नीचे से क्या बचा, 1/α2² माइनस 1/c² 1/α1² माइनस 1/c², यही लिया ना आपने। तो जब E1 क्या है, π/2 है, तो C इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है ना, तो 1/c² यानी कि 1/∞ दैट इज 0 आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/α2 का स्क्वायर 1/α1 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दोगे आप, tan E2/tan E1 क्या आ गया, α1/α2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट्स, B1/A1 की वैल्यू ये निकाली थी आपने, ठीक है, उसमें क्या यूज़ हो रहा था, tan E2/tan E1 यूज़ हो रहा था ना, उसको हमने रिप्लेस कर दिया α1/α2 से। सिमिलरली A2/A1 हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया। E1 0 मतलब tan E1 0, जैसे tan E1 0 हुआ, C किस पे अप्रोच करेगा, α1 पे। tan E2 क्या होता है, अब √c²/α2² माइनस 1, C किस पे अप्रोच कर रहा है, α1 पे, तो ये क्या बन गया, α1² माइनस 1, ठीक है। नाउ आपने B1/A1 की वैल्यू ये निकाली थी ना आपने ये वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास tan E1 तो 0 है, ये दोनों टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, बचा क्या, माइनस ρ1 tan E2/ρ1 tan E2, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा, -1, ये -1 आ गया। ऑल्सो A2/A1 ये है, tan E1 0 है, इसका मतलब 0/anything इज 0, A2/A1 0 आ गया, दैट मीन्स A2 0। अगर A2 0 होता है, इसका मतलब A2 एम्पलीट्यूड किसका है, रिफ्रैक्टेड पी वेव का, इसका मतलब उस केस में रिफ्रैक्टेड पी वेव नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या ले रहे हैं, नो रिफ्लेक्टेड पी वेव, तो जब कोई रिफ्लेक्टेड पी वेव नहीं होगी, इसका मतलब B1/A1 0, B1/A1 0, आपने B1/A1 की वैल्यू क्या है, ये है, डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा, तो ρ2 tan E1 इज इक्वल टू ρ1 tan E2, यहाँ से आपने वैल्यू निकाली, यानी कि इस एंगल ऑफ एमरजेंस के लिए कोई रिफ्लेक्टेड पी वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्रैक्टेड पी वेव। तो आगे देखिए, क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, द एंगल E1 इज इक्वल टू EC फॉर विच पी वेव इज रिफ्रैक्टेड along the interface z is equal to 0 is called critical angle of emergence, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये इंसिडेंट पी वेव हुई, जिस एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड पी वेव जो है बाउंड्री के अलॉन्ग ही ट्रेवल कर जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। इन दिस केस E1 किसके इक्वल हो जाए, EC के इक्वल, तो स्नेल्स लॉ से E1 की जगह मैंने EC डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 कैसे लिखा, देखो cos E1/α1 cos E2/α2 इज इक्वल टू 1/c होता है। जब E1 किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल, और E2 क्या है, 0 है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि E2 कौन सा है, ऊपर वाला एंगल होता है ना,
जो रिफ्रैक्टेड वेव बाउंड्री के साथ बनाती है, तो E2 0, तो ये वहाँ से आया cos 0 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। यहाँ से EC की वैल्यू आ गई आपके पास, C क्या आ गया, अल्फा 2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपके पास, when E1 इज लेस देन EC, ऑब्वियसली cos E1 A से हो जाएगा, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ अल्फा 1 से डिवाइड किया। cos E1 अपॉन अल्फा 1 1 अपॉन C होता है, cos EC अपॉन अल्फा 1 क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा 2। तो यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो C इज लेस देन अल्फा 2 आ जाएगा। इसका मतलब C किसके बीच में लाई कर रहा है, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब tan E2 क्या हो जाएगा, tan E2 तो ये होता है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो बाहर ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये पार्ट तो रियल है, ये पार्ट तो क्या है, रियल है ना आपके पास, तो लेकिन आयोटा की वजह से क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। ठीक है, नाउ B1 अपॉन A1 ये है आपके पास। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, A प्लस आयोटा बी और A माइनस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि ये बेसिकली है क्या, R cos थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा, R cos थीटा माइनस आयोटा R साइन थीटा। आपको ने पोलर फॉर्म करी होगी ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, R e रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा अपॉन R e रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा थीटा। R से R कैंसिल, क्या आ गया, e रेस्ट टू पावर 2 आयोटा थीटा। इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका मॉड क्या होता है, 1 होता है, तो यानी कि दोनों तरफ मॉड लिए तो मॉड ऑफ B1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसने एग्जाम्पल दिया कि अगर ये सब हम कर रहे हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन वेयर एनर्जी, होल एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो इसी के साथ आपका ये आर्टिकल ओवर होता है। थैंक यू सो मच।